नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग बिहार एसआई के लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, तो ये वीडियो पॉलिटी की है जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। बाकी और सारे सब्जेक्ट का भी वीडियो आया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग सारी वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। तो अगर आप लोग बिहार एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंटेंट है, अच्छे अच्छे प्रश्न है और उससे संबंधित अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं। ठीक, तो जो वीडियो देखा होगा हमारा उनको पता होगा, और जो नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपना राय दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का पहला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र, ऑप्शन बी है संसद के अधीन, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के अधीन और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री के अधीन। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर अपना आंसर कर सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत और पिरामिड नुमा संरचना वाला है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, इसके नीचे उच्च न्यायालय और फिर जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय है। यह एक एकीकृत प्रणाली है जो स्वतंत्र होकर काम करती है और निचली अदालतों उच्च न्यायालय के अधीन काम करती है। एससी का वर्णन 124 अनुच्छेद 124 में है, वही एचसी यानी कि उच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 214 में है और जिला न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 227 में है। तो ये न्यायालय से संबंधित सारे फैक्ट्स हम लोग देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी है निषेधाज्ञा, ऑप्शन सी है प्रतिषेध और ऑप्शन डी है परमादेश। तो सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण में रिट जारी कर सकता है, प्रतिषेध जारी कर सकता है और परमादेश जारी कर सकता है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी, निषेधाज्ञा। कुछ इससे संबंधित फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय निषेधाज्ञा का प्रलेख जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। ध्यान रखिएगा, रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, जो निचली अदालतों को उनके अधिकार से बाहर जाने से रोकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिट 5 प्रकार की होती है। जो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है, उनमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। यह रीट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रीट अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में जानेंगे। इसका अर्थ है कि शारीरिक रूप से उपस्थित करना। यह उस व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने का आदेश देती है जिसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया हो। परमादेश, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है। प्रतिषेध, यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को किसी मामले को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए जारी की जाती है, वो जब वह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। अधिकार परीक्षा, यह किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकती है
जिसके लिए वह कानूनी रूप से योग्य नहीं है। उत्प्रेषण, इसका अर्थ है प्रमाणित करना। यह किसी मामले को निचली अदालत से उच्च न्यायालय में समीक्षा के लिए स्थानांतरित करने के लिए जारी की जाती है, या यदि निचली अदालत ने गलती से कोई आदेश दे दिया हो तो उसे रद्द करने के लिए। तो ये पांचों रीटों के बारे में हम लोग समझ गए। तो आई होप कि सारी चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने के अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय को। इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय को। आंसर डी, सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की अंतिम प्राधिकारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की अंतिम प्राधिकारी होता है। भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो भारत में संविधान 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया कर रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत सरकार जो योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप लोग का ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 47। ठीक, डी, अनुच्छेद 47। अब हम लोग डीपीएसपी के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 41 में है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता की स्थिति में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार देना। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत के प्रावधान। अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्षों से कम की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। अनुच्छेद 46 है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 48 के ए है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए, ना उसे दंडित किया जाए? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना उसे दंडित किया जाए? ऑप्शन है अनुच्छेद 21 के बी, अनुच्छेद 22 के बी, अनुच्छेद 20 के बी और अनुच्छेद 19 के बी। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद
20 के बी। अब इसके बारे में जाने, हाँ, मौलिक अधिकार के सभी अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं। तो समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, जिसमें अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का उन्मूलन। वही स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है, जिसमें अनुच्छेद 19 में है कुछ अधिकारों की स्वतंत्रता, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने, संघ बनाने, देश में कहीं भी आने जाने और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 23 और 24 है। तो 23 में है मानव तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 25 में है किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। यह अनुच्छेद सीधे सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत को वर्मा से अलग किया गया था? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी है रानी की उद्घोषणा 1858। ऑप्शन सी है मिंटो मार्ले सुधार 1909। और ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के भारत शासन अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना और 1935 के भारत शासन अधिनियम के कुछ प्रावधान में है प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया, ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया, हालांकि यह कभी स्थापित नहीं हो सका। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को ध्यान रखिएगा, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त किया, लेकिन राज्यपालों के पास विशेष आरक्षित शक्तियां रहीं। और इसके अतिरिक्त इसने एक संघीय न्यायालय की स्थापना की और निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया, और इसी के अंतर्गत आरबीआई का स्थापना हुआ था। तो ये 1935 के शासन अधिनियम के अंतर्गत ये सारे कार्य हुए थे। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है के.एस. हेगड़े। ऑप्शन बी है गणेश मावलंकर। ऑप्शन सी है मीरा कुमार। और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उन्हें लोकप्रिय रूप से दादा साहेब के नाम से जाना जाता था।
उन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। उन्हें 15 मई 1952 से 17 फरवरी 1956 तक अपना कार्यभार संभाला। प्रथम लोकसभा का गठन भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो इसकी पहली बैठक की तारीख से शुरू होता है। हालांकि राष्ट्रपति इसे प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं और आपातकाल की स्थिति में संसद कानून के माध्यम से इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 81 में इसकी संरचना और अनुच्छेद 85 में इसके सत्र का विघटन का उल्लेख है। इसके सत्र और विघटन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड। भारत सरकार अधिनियम 1935 यह भारतीय संविधान की एक प्रमुख स्रोत है। अब हाँ, कुछ संवैधानिक स्रोत हम लोग देख लेते हैं, सही ठीक, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत शासन अधिनियम यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। इसमें संघीय ढांचा, शक्तियों का विभाजन और प्रांतीय स्वतंत्रता जैसी महत्वपूर्ण विशेषताएं ली गई है। वहीं ब्रिटेन की संविधान से संसदीय प्रणाली, कानून का शासन और अधिकारियों की अवधारणा जैसी बातें ब्रिटिश संविधान से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक उपचार जैसे प्रावधान को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो गैर न्याय संगत है, मतलब कि न्यायालय में ये बाध्य योग नहीं है, हम इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। गैर न्याय संगत का मतलब ये होता है। आयरिश के संविधान से प्रेरित है। कनाडा एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली और राज्यपाल की नियुक्ति जैसे प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। संघीय प्रणाली और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची प्रस्तावना के पाठ जैसे कुछ प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपातकाल की व्यवस्था किस संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद कर्मचारी और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद कर्मचारी और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे कर्मचारी नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, ठीक। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की प्रक्रिया कौन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 69। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 60 और 69। तो 60 में है राष्ट्रपति की शपथ की प्रावधान और अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, यानी कि किस प्रकार उनका चुनाव होगा। इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। अनुच्छेद 56
राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएं जैसे कि 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 63 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शंकाओं और विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों का उच्चतम न्यायालय द्वारा हल किया जाएगा। तो ये 70 और 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और कुछ मामलों में से संबंधित विवादों का निपटारा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए है भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो निर्वाचन एक संवैधानिक निकाय है और वित्त आयोग भी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। स्थापना और आधार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना और आधार। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी और यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। इसका मुख्यालय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। संरचना, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रपति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल या 70 साल की आयु जो भी पहले हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का ए और अनुच्छेद 351। इसका आंसर हो जाएगा सी, 350 का ए। संविधान में भाषा से संबंधित अनुच्छेद। संविधान में भाषा से संबंधित अनुच्छेद हम लोग देखते हैं तो अनुच्छेद 343 में है, यह अनुच्छेद हिंदी को संघ की राज भाषा और देवनागरी लिपि को उसकी लिपि घोषित करता है। अनुच्छेद 344, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 345, यह राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 347, यह प्रावधान करता है कि यदि किसी राज्य की जनता एक पर्याप्त भाग किसी भाषा को मान्यता देने की मांग करता है तो राष्ट्रपति आदेश दे सकते हैं कि उस भाषा को भी शासकीय मान्यता दी जाए। अनुच्छेद 348, यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 348, या ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 351,
यह निर्देश देता है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रचार को बढ़ावा और उसके विकास को सुनिश्चित करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति और अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संविधान का भाग 17। तो संविधान के भाग 17 में संविधान के भाग 17 राजभाषाओं पर केंद्रित है और इसे 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसमें 343 से लेकर 51 तक अनुच्छेद का प्रावधान है। संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषा को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें हिंदी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियुक्त से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 42। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 42। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रस्तावना, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा डी, मौलिक अधिकार। न्याय संगत अधिकार, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। बाकी सारे जितने ऑप्शन थे वो सभी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण, इनमें समानता का अधिकार है, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। उल्लंघन होने पर कार्रवाई, यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। राज्य के लिए नियम, ये अधिकार राज्य के किसी भी मनमाने कार्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस के संविधान, ऑप्शन बी है जापान के संविधान, ऑप्शन सी है आयरलैंड के संविधान और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संघीय संरचना, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान जैसे कई प्रावधान शामिल हैं। और ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली, मंत्री परिषद, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता जैसे तत्व लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय व्यवस्था, ये गलत, संघीय व्यवस्था तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का सिद्धांत को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरिश, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडाई संविधान यानी कि कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को शामिल किया गया है, यानी कि संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 20। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 20, सॉरी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के 1 में इस अनुच्छेद के तहत राज्य सैन्य या शैक्षणिक सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकती है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 18 की ए में है कि राज्य सैन्य या शैक्षणिक सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधि की श्रेणी में नहीं आते हैं
और इन्हें प्रदान करना संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 338 के ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 341, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 82। तो इसका आंसर हो जाएगा 338 के ए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 के ए। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 341 में है अनुसूचित जातियों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 42 अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है, यानी कि ये एससी को परिभाषित करता है अनुच्छेद 41, और अनुच्छेद 42 एसटी को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है, जिससे एससी एसटी को मौलिक अधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 332 राज्यों में विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 46 राज्य को समाज के कमजोर वर्ग विशेष रूप से एससी एसटी को शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय से बचाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों पर नियंत्रण और एसटी के कल्याण के संबंध में केंद्र के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में है बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24 है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक नौकरियों में लगने से प्रतिबंध करता है। तो ये सारी अनुच्छेद हैं अनुसूचित जनजाति जाति से संबंधित सारे अनुच्छेद हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संविधान का केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन किस भाग में रखा गया है? वर्तमान में संविधान यहाँ पे होगा भारत के संविधान में केंद्र शासित प्रदेश को प्रशासन के किस भाग में रखा गया है? भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 6 में, भाग 8 में। तो केंद्र शासित प्रदेश के शासन कौन से भाग में है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 8। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन है और इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक शामिल है। यह भाग बताता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसे किया जाता है, जिसमें दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें अनुच्छेद है 239 से लेकर 242। अनुच्छेद 239 कहता है प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा। अनुच्छेद 239 के ए कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 का ए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी के रूप में विशेष दर्जा देता है और इसके लिए विधानसभा और मंत्री परिषद की स्थापना करता है। अनुच्छेद 239 के ए बी संवैधानिक तंत्र विफलता के मामले में प्रावधान। जब केंद्र शासित प्रदेश में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तो उससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 39 के ए बी में है। अनुच्छेद 239 के बी विधानमंडल के अवकाश के दौरान प्रशासक की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए है
अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 243। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 280। यहाँ पे सी होगा 280। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। यह संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है और राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में गठित किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी है अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी है जीवी के राव कमेटी और ऑप्शन डी है सहकारिता आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अशोक मेहता समिति। बी अशोक मेहता समिति। अनुच्छेद पंचायत से संबंधित अनुच्छेद अब हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 में पंचायतों का परिभाषा है। अनुच्छेद 243 के में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान करता है जो ग्राम स्तर पर सभी पात्र मतदाताओं से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 243 के बीच सभी स्तरों पर ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के सी पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन अनुच्छेद 243 के डी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। समितियां, जो पंचायत से संबंधित समितियां हैं उनको देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन 1957 में किया गया था। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की नींव रखी। तो क्वेश्चन जब भी आएगा त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किस समिति के तहत हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में हुआ था। इसने राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में सुधार का प्रस्ताव दिया और इसके अंतर्गत द्विस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति 1985 में इसका गठन हुआ। इसने पंचायतों को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए उनकी शक्तियों और कार्यों का विस्तार करने की सिफारिश की। एल.एम. सिंघवी समिति, जिसका गठन 1986 में हुआ, इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने और उन्हें अधिक अधिकार देने की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में? ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी राज्य सूची। तो पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संबंध में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो भारत में शक्तियों का विभाजन संघ, राज्य और समवर्ती सूची 3 भाग में किया गया है और ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची, इसमें 100 विषय हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाता है। संघ सूची में 100 विषय हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची, इसमें 61 विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाता है। और समवर्ती सूची, इसमें 52 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। किसी विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार कानून मान्य रहेगा। संघ सूची, संघ सूची से के कुछ महत्वपूर्ण विषय देख लेते हैं। इसमें रक्षा, विदेश मामला, रेलवे, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल है। वहीं राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, कृषि जैसे महत्व के विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विवाह और ट्रेड यूनियन जैसे विषय शामिल है।
जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। किसी राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति द्वारा। सी सॉरी, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जैसे कि संविधान में उल्लेखित है। यहाँ पे होगा राज्यपाल। तो राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे कि संविधान में उल्लेखित है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अटॉर्नी जनरल और कैग, अटॉर्नी जनरल और कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 और 217 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 155 के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी अनुच्छेद 350 के बी के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये सभी अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आई होप कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। तो हम लोगों का यहीं पे क्वेश्चन का द एंड होता है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।